नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिक्षमता में अपने टॉपिक चल रहा था अधिगम। अधिगम वाले टॉपिक में हमने अधिगम का अर्थ समझा था, परिभाषाएं लिखी थी, उसकी विशेषताएं समझी और अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे। एक बार मैं सारे सिद्धांतों को रिकॉल कर देता हूँ। पहला सिद्धांत पढ़ा हमने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। दूसरा था अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे स्किनर। तीसरा हमने पढ़ा था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक मुख्य रूप से कोहलर थे। इसके साथ हम दो नाम और याद रखेंगे, कोहलर के साथ कोपका और वर्दिमर। इसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे अल्बर्ट बांडुरा। इसके बाद हमने कुछ और सिद्धांतों की चर्चा भी की थी, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादक पावलोव थे। इसके अलावा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन। ये कुछ मुख्य सिद्धांत हमने पढ़े थे, इन पे चर्चा की थी। और अब हम अधिगम में अगला बिंदु लेते हैं, अधिगम वक्र। अधिगम में हम जो अगला बिंदु लेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे, वो है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र। देखें अधिगम वक्र क्या है। हम जो सीखते हैं, हमने कहा था कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी हम निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, एक नियमितता के साथ, अनियमितता के साथ सीखते हैं। निरंतर सीखने की प्रक्रिया में हमारे सीखने की जो गति है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, यानी कभी तो सीखने की गति कम हो जाती है, कभी सीखने की गति बढ़ जाती है। आप व्यवहारिक भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो परीक्षा, जब हमारे सामने परीक्षा नहीं होती तो हम कम पढ़ते हैं, यानी हमारे सीखने की गति क्या होती है, कम होती है। फिर जैसे ही परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है, परीक्षा की तारीख फिक्स होती है, तो हम क्या करते हैं, पढ़ने की गति को बढ़ा लेते हैं। यानी पहले अधिगम की गति कम थी, अब अधिगम की गति क्या हो गई, तीव्र हो गई। फिर हमें कुछ दिनों बाद पता चला कि हमारी परीक्षा की तिथि 6 महीने आगे खिसक गई है, तो फिर अपने पढ़ने की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम फिर कम पढ़ने लग जाते हैं, फिर गति कम कर देते हैं। फिर जैसे ही परीक्षा की तिथि आती है, हम वापस अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा देते हैं। यानी हमारे सीखने की गति एक जैसी नहीं रहती है, सीखने की गति बदलती रहती है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई इजी टॉपिक चलता है अपने, तो वो हमें अच्छा समझ में आता है, तो हमारे अधिगम की गति क्या होती है, इजी टॉपिक में अधिगम की गति तीव्र होती है। फिर जैसे ही कोई कठिन टॉपिक हमारे सामने आता है, तो हमारे सीखने की गति या अधिगम की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई बालक है, जब वह पहली बार विद्यालय जाता है, नई नई कक्षा ज्वाइन करता है, तो उसके सीखने की गति क्या होती है, शुरुआत में तो सीखने की गति क्या होती है, कम होती है। फिर जैसे जैसे वो कक्षा में एडजस्ट होने लगता है, उसके सीखने की गति क्या होने लगती है, तीव्र होने लगती है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई विद्यार्थी था, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तब उसके अंदर जुनून था, उसके सीखने की गति क्या थी, तीव्र थी। फिर धीरे धीरे जैसे उसका जुनून शांत हुआ, सीखने की गति क्या होने लग गई, उसकी कम होने लग गई। अलग अलग तरीकों से हम सीखेंगे सीखने की गति। इस सीखने की गति को दर्शाने वाला वक्र यही कहलाता है अधिगम वक्र। यानी समय के साथ अधिगम की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है,
समय के साथ अधिगम की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको बताने वाला वक्र ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। अब देखें, सबसे पहला हम अधिगम वक्र लेंगे, वो है सरल रेखीय। पहला वक्र हम लेंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र, या कहें सरल रेखीय वक्र। पहला वक्र हमने लिया सरल रेखीय वक्र। अब देखिए सरल रेखीय वक्र क्या होता है, ये दो अक्ष लेते हैं हम, इस अक्ष पर तो हम दर्शाते हैं समय को और इस पर दर्शाते हैं अधिगम को। अधिगम कहें या कहें अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अधिगम वक्र क्या है, समय के साथ अधिगम की मात्रा को दर्शाने वाला वक्र ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। इस अधिगम वक्र में भी हमने पहला कौन सा वक्र लिया है, सरल रेखीय वक्र। इस वक्र की क्या विशेषता है कि ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ है, ये एक सरल रेखा के रूप में बनता है, एक सरल रेखा के रूप में बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सरल रेखीय वक्र। अब ये वक्र क्या कहता है, ये वक्र कहता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ही अधिगम की भी क्या बढ़ रही है, अधिगम की भी मात्रा बढ़ रही है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम समय को दर्शाते ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर हम दर्शाते अधिगम की मात्रा को 1, 2, 3 और 4। तो देखिए ये वक्र क्या दर्शाता है कि यदि समय 1 बढ़ा तो अधिगम की मात्रा भी कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। फिर समय बढ़कर 2 हो गया तो अधिगम की मात्रा भी क्या हो गई, 2 हो गई। देखो इसी रेखा पे मिल रहे हैं बिंदु। समय 3 हो गया तो अधिगम की मात्रा भी कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी ये जो वक्र एक सरल रेखा के रूप में बनता है, इसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। इसमें हम कहेंगे कि समय के अनुसार, या कहें कि अधिगम की मात्रा समय के अनुपात में ही बढ़ती है, समय के अनुपात में ही बढ़ती है। यानी जितने अधिगम की, जितना समय बढ़ रहा है उसी के अनुपात में क्या बढ़ रही है, अधिगम की मात्रा भी बढ़ रही है। समय 1 बढ़ा तो अधिगम की मात्रा भी 1 बढ़ी, समय 2 बढ़ा तो अधिगम की मात्रा भी 2 बढ़ी, समय बढ़कर 3 हो गया तो अधिगम की मात्रा भी कितनी हो गई, 3 हो गई। या कहें कि 1 दिन में 1 पाठ हो गया, 2 दिन में 2 पाठ हो गए, 3 दिन में 3 पाठ का अधिगम हो गया। तो ये सरल रेखीय वक्र होता है। दूसरा होता है एक वक्र अपने पास धनात्मक वक्र, धनात्मक वक्र, और इसी को कहा जाता है, धनात्मक वक्र को ही नत्तोदर वक्र, धनात्मक वक्र को ही क्या कहा जाता है, नत्तोदर वक्र। देखिए ये क्या होता है, देखिए ये हमने ग्राफ लिया, ये तो है समय और ये है अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। देखिए ये ग्राफ तो समय दर्शाता है और ये अधिगम की मात्रा दर्शाती है। अब धनात्मक का मतलब क्या है, बढ़ना। इसमें क्या होता है कि यदि पहले तो अधिगम की मात्रा कम होती जाए और फिर बाद में बढ़ जाए, देखिए पहले तो अधिगम की मात्रा क्या हो, कम हो। देखिए जैसे जैसे समय निकला अधिगम की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई और बाद में बढ़ने लग गई। तो हम कहेंगे कि कौन सा वक्र बन रहा है, धनात्मक वक्र। अब मैं एक उदाहरण बता दूं, धनात्मक इसको ही क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई आदमी था,
उसने पहले तो बहुत तरक्की की और धीरे धीरे तरक्की करने के बाद भी धीरे धीरे उसका पतन हो गया और वो बर्बाद हो गया। तो लास्ट में बर्बाद हुआ तो हम उसको बर्बाद हुआ ही मानेंगे। बात को समझें, एक व्यक्ति ने धीरे धीरे तरक्की की और फिर बाद में धीरे धीरे वो बर्बाद भी हो गया या कर्जे में चला गया, तो हम कहेंगे कि वो आदमी कर्जे में चला गया, ना कि हम ये कहेंगे कि उसने तरक्की की। क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके तो उसने तरक्की नहीं की, लास्ट में जाके तो वो कर्जे में ही गया, इसलिए हमने कहा कि ये व्यक्ति बर्बाद हो गया। दूसरा उदाहरण लें, एक व्यक्ति था जो पहले तो कर्ज में था, पहले तो धीरे धीरे कर्ज में गया, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ उसने बहुत तरक्की कर ली, तो फिर हम उस आदमी के लिए क्या कहेंगे कि इस आदमी ने क्या की? तरक्की कर ली। यानी कहने का मतलब यह है, अंत भला तो सब भला। यही कंसेप्ट यहाँ काम में लेंगे। यदि व्यक्ति की लास्ट में जाके अधिगम की मात्रा बढ़ रही है तो हम धनात्मक वक्र मानेंगे, और यदि व्यक्ति की लास्ट में जाके मात्रा घट रही है तो फिर हम कह देंगे कि वो ऋणात्मक वक्र बनता है। जैसे यहाँ देखें, पहले अधिगम की मात्रा भले ही कम हुई हो लेकिन अंत में तो अधिगम की मात्रा बढ़ी थी, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? धनात्मक वक्र। इसी के साथ हम लेते हैं एक ऋणात्मक वक्र, तीसरे नंबर का, अभी समझते हैं। ऋणात्मक वक्र, इसे हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। ऋणात्मक क्या है? वही हम ग्राफ बनाएंगे। इधर तो लेंगे समय और इस पे लेंगे अधिगम की मात्रा। अधिगम की मात्रा। अब देखें, यदि पहले तो व्यक्ति के अधिगम की मात्रा धीरे धीरे बढ़े और फिर लास्ट में घटने लग जाए, पहले तो अधिगम की मात्रा क्या हुई? बढ़ी और फिर धीरे धीरे घटने लग गई, तो फिर हम कहेंगे कि कौन सा वक्र बनता है? ऋणात्मक वक्र। क्या कहा मैंने? अंत भला तो सब भला। लास्ट में घटी थी मात्रा तो हमने क्या कर दिया? इसको ऋणात्मक वक्र। इसकी मात्रा लास्ट में बढ़ी थी तो इसको क्या कर दिया? धनात्मक वक्र। तो धनात्मक तो क्या है? उसमें लास्ट में अधिगम की मात्रा बढ़ती है। कैसे? पहले तो अधिगम की मात्रा कम हुई, फिर धीरे धीरे अधिगम की मात्रा क्या हुई? बढ़ने लग गई, तो धनात्मक वक्र। इसमें पहले अधिगम की मात्रा भले ही बड़ी हो लेकिन अंत में तो कमी हुई, तो फिर हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक वक्र। अब हम दो नाम समझते हैं, नत्तोदर और उन्नतोदर। नत का मतलब तो झुकना होता है और उन्नत का मतलब उठना होता है। फिर विद्यार्थी कहेंगे कि धनात्मक और उन्नत तो एक होने चाहिए थे, क्योंकि धनात्मक भी बढ़ने को दर्शाता है और उन्नत उन्नति भी बढ़ने को दर्शाती है। ऋणात्मक घटने को दर्शाता है तो नत भी घटने को दर्शाता है। तो फिर ये तो एक जैसे नाम होने चाहिए थे, आपने इनको अलग क्यों कर दिया? उल्टा क्यों कर दिया? तो उसका सीधा सा बिल्कुल आपको सटीक तरीका बता रहा हूं। यहां नत्तोदर के आप दो टुकड़े करो, नत्तोदर के दो टुकड़े करो। नत प्लस उदर। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। आप कहते हैं नतमस्तक, हम कहते हैं नतमस्तक, यानी जिसका सिर झुका हुआ हो। तो यहां नत का मतलब तो क्या हुआ? झुका हुआ। और उदर का मतलब आप जानते हैं पेट। उदर का मतलब क्या जानते हैं? पेट। उसी प्रकार यहां देखें, उन्नतोदर के भी टुकड़े करो। उन्नत प्लस उदर। उन्नत का अर्थ है उभरा हुआ, यानी उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, उभरा हुआ या तरक्की करता हुआ। और उदर का मतलब क्या है? पेट। अब आप देखो, ये जो धनात्मक वक्र बन रहा है इसको एक पेट की तरह देखो। ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट नीचे झुका हुआ है। इसको क्या समझे? एक पेट समझे किसी का। ये देखो पेट निकला हुआ है, ये पेट ऊपर की तरफ निकला हुआ है या नीचे की तरफ?
तो हम कहेंगे कि ये पेट नीचे की तरफ निकला हुआ है, यानी ये है नत यानी झुका हुआ उदर यानी पेट। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, नत्तोदर वक्र। और ऐसा वक्र किस अधिगम में बनता है, धनात्मक वक्र में बनता है। देखो धनात्मक में पहले कम फिर ज्यादा, लेकिन पेट तो नीचे झुका हुआ है, तो धनात्मक को तो क्या कहेंगे, नत्तोदर वक्र। और ऋणात्मक में देखें उन्नतोदर वक्र, उन्नत यानी उभरा हुआ पेट। ये देखो पेट, जैसे किसी का पेट ऊपर निकला हुआ है, तो ऊपर निकला हुआ है तो ऊपर निकले हुए के लिए उन्नत यानी उभरा हुआ, उदर यानी पेट यानी उभरा हुआ पेट। और उभरा हुआ पेट हमें किस वक्र में दिखता है, ऋणात्मक वक्र में। इसलिए ऋणात्मक को तो हम कहते हैं उन्नतोदर और धनात्मक को क्या कहते हैं, नत्तोदर। इसके बाद एक आता है चौथा, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या होता है, इसे सर्पिलाकार वक्र भी कह सकते हैं। इस मिश्रित वक्र में जो अधिगम की मात्रा समय के साथ बदलती है, ये समय और ये अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। देखें यदि अधिगम की मात्रा चेंज होती रहे, जैसे पहले अधिगम की मात्रा कम हुई हमारी, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, यदि ऐसा चलता रहे कि अधिगम की मात्रा समय के साथ कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसी चलती रहे, तो फिर हम कहेंगे कि अधिगम का कौन सा वक्र बन रहा है, मिश्रित वक्र बन रहा है। इसे क्या कहेंगे, अधिगम का मिश्रित वक्र। तो ध्यान दें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी यहाँ पे अधिगम वक्र में। पहली बात तो अधिगम वक्र क्या होता है, समय के साथ अधिगम की मात्रा बदलती रहती है। व्यक्ति हर समय एक जैसा नहीं सीख पाता, कभी कम सीखता है, कभी ज़्यादा सीखता है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ता है, किसी दिन कम पढ़ पाता है। तो देखें इस मात्रा को दर्शाने के लिए जो वक्र काम में लिया जाता है, या कहें कि अधिगम की गति दर्शाने के लिए जो वक्र काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं अधिगम वक्र। पहला हमने देखा अधिगम वक्र सरल रेखीय वक्र। अधिगम की मात्रा समय के अनुपात में बढ़ती रहे, या कहें कि गति स्थिर रहे, ऐसे भी कह सकते हैं। अधिगम की गति, अधिगम की गति स्थिर रहती है। कैसे रहती स्थिर, यानी एक जैसी गति से अधिगम बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं ना पहले एक दिन में एक पाठ पढ़ा, फिर दूसरे दिन में डायरेक्ट 5 पाठ पढ़ लिए, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। एक दिन में एक पढ़ा, फिर दूसरे दिन में 2 पढ़े, फिर तीसरे दिन में 3 पढ़े, यानी पढ़ने की स्पीड एक जैसी थी। हम रोज एक ही स्पीड से पढ़ रहे हैं। एक दिन निकला समय, एक दिन निकला, एक पाठ कंप्लीट हो गया। देखो दोनों यहाँ मिल रहे हैं। समय 2 दिन निकला, 2 पाठ कंप्लीट हो गए। देखो दोनों मिल रही है इस लेखा पे। समय 3 दिन निकला, 3 पाठ कंप्लीट हो गए। यानी हम रोज एक ही स्पीड से पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या है, सरल रेखीय वक्र। अधिगम की गति स्थिर होती है। फिर इसमें क्या कहा हमने कि अधिगम की गति प्रारंभ में तो क्या होती है, कम, और बाद में क्या होती है, तीव्र। तो कौन सा वक्र बना, धनात्मक वक्र। देखिए पहले तो अधिगम की गति कम होती गई, कम होती गई, और बाद में क्या हो गई, तीव्र हो गई। तो फिर हम कहेंगे कि अधिगम की गति, अधिगम की गति प्रारंभ में मंद व बाद में तीव्र होती है। प्रारंभ में मंद व बाद में तीव्र होती है। किस वक्र में, धनात्मक वक्र में। ये प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र। इसके बाद देखें ऋणात्मक वक्र में क्या हुआ, पहले तो अधिगम की गति तीव्र और बाद में क्या होती है, मंद। तो देखिए अधिगम की गति, अधिगम की गति प्रारंभ में तीव्र व बाद में
मंद होती है, बाद में मंद होती है, तो कौन सा वक्र बनता है? ऋणात्मक वक्र। और इसमें क्या होता है? अधिगम की गति बदलती रहती है, अधिगम की गति बदलती रहती है, बदलती रहती है। आप देख भी सकते हैं मिश्रित वक्र में पहले तो कम हुई, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। और अपन देखते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक वक्र को मिश्रित करके ही बनाया गया है। जैसे यहाँ देखिए, पहले ये यहाँ से यहाँ तक तो कौन सा वक्र है? धनात्मक। जैसे पहले कम हुई फिर ज्यादा हुई, ये तो धनात्मक है और धनात्मक वक्र ही बन रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ज्यादा हुई फिर कम हुई, तो ऋणात्मक वक्र बन जाएगा। यानी दोनों वक्रों का यह मिश्रित रूप है, तो यह कहलाता है मिश्रित वक्र। तो ये थे अपने अधिगम वक्र जो हमने कंप्लीट किए। ये मानो बीएसटीसी पीटीटी हो या थर्ड ग्रेड रीट हो या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, यदि अधिगम वक्र में से कोई प्रश्न आता है तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद वो प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ये कंप्लीट करो, आपके अधिगम वक्र के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, आपको दोबारा समझा रहा हूँ। अधिगम वक्र क्या है? समय के साथ अधिगम की गति को दर्शाने वाला वक्र, या कहें कि अधिगम की मात्रा दर्शाने वाला वक्र अधिगम वक्र कहलाता है। पहले देखिए हमने लिया सरल रेखीय वक्र। अधिगम की मात्रा यदि समय के साथ एक जैसी रहे, या कहें कि एक जैसी रहने का मतलब है एक स्पीड से बढ़े, या कहें कि अधिगम की गति स्थिर रहती है, तो वो कौन सा वक्र है? सरल रेखीय वक्र। आप केवल ऐसे ही बना सकते थे इस डायग्राम को, देखें केवल ऐसे बनाते तब भी आपका काम हो जाता। ये समय और यह है अधिगम, केवल ये याद रखें तब भी काम हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए बना दिया एक्स्ट्रा। इसके बाद देखिए धनात्मक वक्र क्या होता है। मैंने कहा धनात्मक का मतलब तरक्की करना होता है, लेकिन तरक्की लास्ट में हो, अंत भला तो सब भला। जो वक्र लास्ट में बढ़ता है वो धनात्मक, जो वक्र लास्ट में घटता है वो ऋणात्मक। तो धनात्मक वक्र क्या होगा? पहले तो अधिगम की गति कम होती है और बाद में क्या होती है? तीव्र हो जाती है। तो वो कौन सा है? प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र होती है, तो धनात्मक वक्र। फिर मैंने कहा कि जब इस वक्र को देखेंगे तो ये झुके हुए पेट की तरह ऐसा लगेगा किसी का पेट नीचे झुका हुआ है, तो इसको नत्तोदर भी कहते हैं। नत का मतलब झुका हुआ, उदर का मतलब पेट, झुका हुआ पेट यानी नत्तोदर। यहाँ देखो, तो धनात्मक को तो कहेंगे नत्तोदर और ऋणात्मक को कहेंगे उन्नतोदर, यानी पेट ऊपर उभरा हुआ। ऋणात्मक क्या? पहले भले ही तीव्र हो लेकिन लास्ट में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो ऋणात्मक वक्र बनता है। अंत में कम हुई तो ऋणात्मक, अंत में बढ़ी तो धनात्मक। अंत के हिसाब से देखना है। फिर देखें ये ऐसा लग रहा है किसी का पेट ऊपर निकला हुआ है, तो हम कहेंगे उन्नति यानी उभरा हुआ, उदर यानी पेट। जिस ग्राफ में उभरा हुआ पेट दिखेगा उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र होगा। इसमें अधिगम की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद होती है। मिश्रित वक्र, इसमें अधिगम की गति बदलती रहती है। अधिगम की मात्रा और समय में जो ग्राफ बन रहा है, अधिगम की गति बदलती रहती है। देखिए ये वक्र बहुत कम होता है। अपने जीवन में सबसे कम ये वक्र ही बनता है। क्या हम रोज एक जैसा सीखते हैं? क्या नहीं सीख सकते। किसी दिन कम सीखते हैं, किसी दिन ज़्यादा सीखते हैं, जबकि ये ग्राफ एक जैसा सीखना बता रहा है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो वक्र बनता है, हालांकि ये बातें याद रखने के लिए आप याद रखना आवश्यक नहीं है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा वक्र जो बनता है वो है मिश्रित वक्र। किसी दिन तो हमारी पढ़ाई कम होती है, किसी दिन ज़्यादा होती है। कोई इजी टॉपिक आ गया तो ज़्यादा सीखने लग गए, कठिन टॉपिक आ गया तो कम सीखने लग गए, फिर कुछ दिनों बाद ज़्यादा सीखने लग गए। ऐसा चलता रहता है। किसी दिन पढ़ाई कम हुई, तो ये क्या कहलाता है? मिश्रित वक्र। तो ये अपने अधिगम वक्र हुए 4 प्रकार के, कंप्लीट करें। इनके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा यदि अधिगम वक्र से कोई प्रश्न बनता है तो। ठीक है, तो आप पहले इनको कंप्लीट करें। हाँ, तो अब हम
लेते हैं अगला बिंदु अधिगम पठार। देखें अधिगम पठार क्या होता है। यह अधिगम वक्र से होता है, बनता है। पहले व्यवहारिक समझें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सीखने की जो गति है वो बिल्कुल रुक जाती है। यानी कुछ समय ऐसा आता है, कोई समय ऐसा आता है जब हम बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं, यानी हमारा अधिगम बिल्कुल रुक जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस चलने लग जाता है। तो ये जो कुछ दिनों के लिए हमारा अधिगम रुका था, इसे ही हम कहते हैं अधिगम पठार। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो हम बीमार हो गए तो बहुत दिनों तक नहीं पढ़ पाए, यानी हमारे अधिगम की मात्रा बिल्कुल ही रुक गई। जबकि समय तो निकलता गया, जैसे 7 दिन तक बीमार रहे, 7 दिन तक समय तो चलता रहा, लेकिन अपने अधिगम की मात्रा नहीं बढ़ी, तो इसे कहते हैं अधिगम का पठार। या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया और वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, या कहें कि 1-2 दिन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। कोई टॉपिक ऐसा होता है कि 1-2 दिन तक हमें समझ में नहीं आता। इसका मतलब 1-2 दिन तक समय तो निकलता गया, लेकिन हम सीखे कुछ भी नहीं, यानी हमारा अधिगम क्या हुआ, रुक गया। तो इसे ही क्या कहते हैं, अधिगम में पठार। इसके और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो, कोई टॉपिक ऐसा था जो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तब भी क्या होगा, हमारा अधिगम रुक जाएगा। इसे क्या कहेंगे, अधिगम पठार। अब इसे अधिगम पठार ही क्यों कहते हैं, देखें। पठार क्या होता है, किसी भी पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पठार क्या होता है, किसी भी पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ऐसे जैसे मान लो ये पर्वत था, इस पर्वत के ऊपर की ये जो समतल भूमि है, ये मान लो ये कोई पर्वत है और पर्वत के ऊपर ऐसे एक समतल भूमि होती है, इस समतल भूमि को क्या कहते हैं, पठार। ये तो समझे पठार क्या होता है। अब अधिगम पठार क्या होता है, जब हमारे अधिगम की गति रुक जाती है, फिर हम जो अधिगम वक्र बनाते हैं तो वो अधिगम वक्र एक पठार की तरह बनता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे समझें, मैंने अधिगम वक्र लिया, ये समय और ये अधिगम की मात्रा, समय और अधिगम की मात्रा। अब देखें, जैसे समय तो निकला, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, 4 दिन और ये 5 दिन समय निकलता गया। मैंने 1 दिन निकला तो अधिगम की मात्रा मेरी इतनी हो गई कि मैंने 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ये दोनों ग्राफ यहाँ मिलेंगे। फिर जैसे ही दूसरा दिन हुआ, मैंने इधर 2 पार्ट, इधर भी लिख लें 1 पार्ट। अधिगम तो पार्टों में होगा ना, 2 पार्ट कंप्लीट, 3 पार्ट का अधिगम, 4 पार्ट का अधिगम, 5 पार्ट का अधिगम हो गया। अब देखिए, जैसे ही 1 दिन निकला मैंने 1 पार्ट सीख लिया, जैसे ही 2 दिन निकले मैंने 2 पार्ट सीख लिए। फिर क्या हुआ, लगातार 2 दिनों तक मैं बीमार रहा। बात को समझे दोबारा। जैसे ही समय 1 दिन निकला, ये इधर तो क्या निकल रहा है, समय, और इधर क्या बढ़ रही है, अधिगम की मात्रा। अधिगम की मात्रा को हम किसके रूप में समझ रहे हैं, पाठ के रूप में। जैसे 1 दिन निकला, इधर 1 दिन निकला, हमने इधर 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो ये दोनों वक्र यहाँ मिलेंगे। फिर 2 दिन निकले तो मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, यानी ये यहाँ मिले। यानी इस वक्र को बनाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी, यानी यहाँ तो अधिगम की गति एक समान रूप से चल रही है। फिर क्या हुआ, इन 2 दिनों के बाद तीसरे और चौथे दिन में बीमार रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब इसको दर्शाएं कि चलो 1 दिन में 1 पार्ट, 2 दिन में 2 पार्ट, फिर 3 दिन में कितने पार्ट हुए, 3 दिन में भी 2 ही पार्ट हुए, क्योंकि मैं तो तीसरे दिन पढ़ा ही नहीं। फिर मैं कहूँ कि 4 दिन में कितने पार्ट हुए, 4 दिन में भी 2 ही पार्ट हुए, क्योंकि इन 2 दिनों तक मैंने एक भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। पहले दिन में 1 दिन निकला 1 पार्ट पढ़ लिया, 2 दिन निकले 2 पार्ट पढ़ लिए, तीसरे दिन भी मेरे पास 2 ही पार्ट में कुछ नया पढ़ ही नहीं रहा,
चौथे दिन भी मैंने कितना सीखा, वो 2 पार्ट ही सीखे हैं मैं नया पढ़ा ही नहीं। फिर 5वें दिन मैंने तीसरा पाठ पढ़ा, तो ये 5वां दिन और पाठ कौन सा, तीसरा पाठ पढ़ा, तो ये यहाँ मिला। फिर जैसे देखें, फिर 6ठे दिन मैंने चौथा पाठ पढ़ा, ये तो ये 6ठा दिन और ये पाठ नंबर 4, ये यहाँ मिलेंगे। ये इनका ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ के बिंदु ऐसे दर्शाते हैं। अब देखें, एक दिन एक पाठ, 2 दिन में 2 पाठ पढ़ लिए, फिर 2 दिनों तक बीमार रहा, तो तीसरे और चौथे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तीसरे दिन भी मेरे पास 2 ही पाठ थे, चौथे दिन भी मेरे पास 2 ही पाठ थे। फिर 5वें दिन मैंने तीसरे नंबर का पाठ पढ़ा एक ही समान स्पीड से। फिर 6ठे दिन कौन से नंबर का, चौथे नंबर का पाठ पढ़ा। अब मैं देखूं इन सब बिंदुओं को मिलाएं, तो ये यहाँ मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे गति, अधिगम की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ी। किन किन दिनों के बीच, दूसरे दिन और चौथे दिन के बीच अधिगम की मात्रा कितनी बढ़ी, आप देखो मात्रा बढ़ी क्या, कुछ एक जैसी मात्रा है। इन 2 दिनों के बीच अधिगम की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ी, या कहें कि अधिगम की मात्रा या अधिगम की गति रुक गई इन 2 दिनों तक, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो ये जो ग्राफ बनता है ये किसकी तरह बनता है, एक पठार की तरह बनता है। इसीलिए इस पठार को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। ये क्या है, अधिगम पठार। ये जो बनाया है मैंने, क्या है ये, अधिगम पठार, अधिगम पठार। तो देखें, जब समय के साथ सीखने की मात्रा नहीं बढ़ती, या कहें कि सीखने की गति रुक जाती है, तो अधिगम का पठार बनता है। यही हम समझेंगे। तो लिखेंगे अधिगम पठार में क्या लिखेंगे, जब अधिगम की मात्रा एवं गति रुक जाती है, तो उसे दर्शाने वाला वक्र, या ऐसे कहें तो उसे अधिगम पठार कहते हैं, तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। देखें, जब अधिगम की मात्रा एवं गति रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। कैसे रुकी, दूसरे दिन में जितना अधिगम हुआ था चौथे दिन भी उतना ही अधिगम है, यानी इन 2 दिनों के बीच अधिगम की गति रुक गई, तो इसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार। मैं फिर आपको बता दूं, इस ग्राफ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट। ये समय, ये ब्लैक पेन से, ब्लैक कलर से जो लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ये मैंने समझने के लिए बनाया। ये अधिगम और अधिगम पठार कैसे बनता है, ये ऐसे ही। तो ये जो मैंने दर्शाया है यही क्या है, अधिगम पठार। ये है अधिगम पठार, अधिगम पठार। बाकी वो समझने के लिए है। तो आप तो केवल इतना याद रखेंगे, जब अधिगम की मात्रा एवं गति रुक जाती है तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम पठार के कारण समझे, क्या कारण है, कारण क्या है। तो देखें, कारण में सबसे पहला तो ये लिखते हैं हम, सबसे इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है नए बिंदु या टॉपिक की शुरुआत। नए बिंदु या टॉपिक की शुरुआत, यानी कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो शुरू में हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आता, इसी कारण क्या बन जाता है, अधिगम का पठार बन जाता है। या फिर दूसरा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तब भी हमारा सीखना रुक जाता है, यह भी कारण हो सकता है। तीसरा देखें,
अध्यापक की शिक्षण विधियां, अध्यापक की शिक्षण विधियां, ये मुख्य कारण है। क्या है? नया बिंदु या टॉपिक की शुरुआत, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अध्यापक की शिक्षण विधियां, और भी कारण हो सकते हैं कई, तो वो हम कुछ कारण आगे चर्चा करेंगे जब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट करें, ये है अपने अधिगम का पठार। और वो 2 बिंदु पढ़ने के बाद लगभग अधिगम समाप्त हो जाएगा। एक तो है अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, जिसमें आती है, देखो कठिनाइयों को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। कठिनाइयाँ क्या क्या है अधिगम संबंधी? एक तो है डिस्लेक्सिया, पढ़ने संबंधी कठिनाई। बहुत से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, वो पढ़ने संबंधी कठिनाई है। जैसे पढ़ने संबंधी कठिनाई कौन कौन सी हो सकती है? कोई गलत पढ़ते हैं ना, किसी शब्द को गलत उच्चारण से पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। इसके बाद देखिए, ये पढ़ने संबंधी कठिनाई आपने उदाहरण भी देखा होगा। लड़की को लकड़ी पढ़ना, ऐसी आती है, लड़की को लकड़ी पढ़ना, बहुत से पढ़ते हैं ना, ड को ड पढ़ना। ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी जो कमियाँ होती है विद्यार्थी में, वो डिस्लेक्सिया कहलाती है। डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी कठिनाई। बहुत से बच्चों की को लिखने में ऐसी दिक्कत आती है कि वो गलत भी लिख देते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो ये क्या है? डिस्ग्राफिया। या फिर किसी का हस्तलेख बहुत खराब होता है और वो चाहकर भी उसे नहीं सुधार पाता, वो डिस्ग्राफिया है। यहाँ ग्राफ शब्द से याद रखेंगे लिखने का। ग्राफ को भी हम ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में कैलकुलेशन शब्द आ रहा है। यहाँ पे डिस जो है ना, वो डिसऑर्डर यानी कमी के लिए आता है। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी कठिनाई, कैलकुलेशन गणना के लिए आता है। और डिस्प्रेक्सिया है, पढ़ने लिखने व बोलने संबंधी कठिनाई। इसमें पढ़ना, लिखना और बोलना सभी चीज़ों में दिक्कत होती है। ये इनको एक बार आप देखें, पढ़ लें और आपको इन्हें याद रखना है। और इसके बाद हम लेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या हमारे सीखने पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती है? किन चीज़ों से हमारा सीखना अच्छा होता है, या किन चीज़ों से हमारा सीखना प्रभावित होकर बुरा हो जाता है, या कहें कि हमारा सीखना बाधित होता है? तो देखें, अब कारक भी पहले लेंगे। विद्यार्थी से संबंधित कारक। विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सीखने या अधिगम को प्रभावित करेगी? तो पहली है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यदि विद्यार्थी के पास मोटिवेशन नहीं है, वो सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं है, तो फिर वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। और अच्छी अभिप्रेरणा है तो वो अच्छे तरीके से सीख जाएगा। इसके बाद देखिए इच्छा शक्ति। यदि विद्यार्थी की सीखने की इच्छा है तो वो अच्छा सीखेगा, और यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको सिखाया जा रहा है तो वो अच्छा नहीं सीख पाएगा। रुचि, यदि सीखने में रुचि है तो विद्यार्थी अच्छा सीखेगा, और सीखने में रुचि नहीं है तो फिर अच्छा नहीं सीख पाएगा, या कहें कि अधिगम अच्छा नहीं होगा। आयु और बुद्धि, यदि कम आयु के विद्यार्थी को उच्च स्तर की चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं सीख पाएगा। यदि आयु के अनुरूप, उसकी आयु और मैच्योरिटी के अनुरूप उसको सिखाएंगे तो अच्छा सीखेगा। बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छा सीखेगा, बुद्धि कम होगी तो अधिगम भी कम होगा। स्वास्थ्य, किसी बालक का स्वास्थ्य ऐसा होता है कि वो कुछ दिनों में बीमार होता रहता है, तो ऐसा विद्यार्थी अधिगम में पिछड़ जाता है, उसका अधिगम भी बाधित रहता है। 7 दिन विद्यालय गया, 3 दिन बीमार हो गया, 15 दिन विद्यालय गया, 1 दिन बीमार हो गया, यानी उसका अधिगम प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगा, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो स्वास्थ्य भी हमारे सीखने या अधिगम को प्रभावित करता है। बात करें अध्यापक से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें सीखने को प्रभावित करती है, तो देखें, एक तो है अध्यापक की योग्यता। योग्य अध्यापक है तो अच्छा सिखाएगा। यदि अध्यापक के पास योग्यता कम है, खुद की योग्यता नहीं है, तो वो अच्छा नहीं सिखा पाएगा। विषय में दक्षता, यदि अध्यापक की अपने विषय में अच्छी पकड़ है तो वो हमारे अधिगम को अच्छा
बना पाएगा, बच्चे अच्छे सीखेंगे। और यदि उसकी विषय में पकड़ नहीं है तो बच्चों का अधिगम भी कम होगा। शिक्षण में रुचि, जो अध्यापक रुचि के साथ पढ़ाता है उसके विद्यार्थी अच्छा अधिगम कर पाते हैं, और जो शिक्षक पढ़ाने में रुचि कम लेता है शिक्षण में, वो कम अधिगम करवा पाएगा, यानी विद्यार्थियों का अधिगम भी कम होगा। अध्यापक का स्वास्थ्य, यदि अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो स्फूर्ति वाला है, ऊर्जावान अध्यापक है, तो वो पढ़ाने में भी ऊर्जा दिखाएगा और विद्यार्थियों को अच्छा सिखाएगा। और यदि अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका शिक्षण बाधित रहेगा, जिससे विद्यार्थी भी अच्छा नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद देखें चरित्र। जिस अध्यापक का चरित्र अच्छा होता है उसके विषय को सीखने में विद्यार्थी रुचि लेते हैं, और जिस अध्यापक का चरित्र अच्छा नहीं होता वो भले ही अच्छा पढ़ाता हो लेकिन विद्यार्थी सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अच्छे चरित्र वाला अध्यापक अच्छा अधिगम करवा पाएगा। विषय वस्तु, हमारी जो पढ़ने की सामग्री है, पहली बात उसकी भाषा शैली अच्छी होगी, किताबों में अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा, नोट्स में अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा तो हम अच्छा सीख पाएंगे। भाषा शैली अच्छी नहीं होगी तो कम सीख पाएंगे। स्पष्टता, जो भी टॉपिक है, जो भी बिंदु है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट होगा तो उस बिंदु को हम अच्छे से सीख पाएंगे, और बिंदु स्पष्ट नहीं होगा तो हम स्पष्टता के बिना कैसे सीख पाएंगे। तो स्पष्टता भी हमारे सीखने को प्रभावित करती है। रोचकता, अरे हमारा जो टॉपिक है वो रोचक होना चाहिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की किताबों में तरह तरह के चित्र होते हैं, तरह तरह की कहानियाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि किताब रोचक लगेगी तो विद्यार्थी पढ़ने में भी रुचि दिखाएंगे। स्तरानुकूलता, स्तर प्लस अनुकूल, यानी विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल विषय वस्तु होगी, स्टूडेंट के लेवल की विषय वस्तु होगी तो स्टूडेंट अच्छा सीखेंगे, और हाई लेवल की होगी, उच्च स्तर की होगी तो विद्यार्थी का अधिगम बाधित रहेगा, वो कम सीख पाएगा। तो ये विषय वस्तु संबंधी कारक हो गए। वातावरण संबंधी कारक, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या आते हैं? हमारे पास आसपास जो पेड़ पौधे हैं, नदी है, हमारा जो तापमान है, प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें हैं, बगीचे हैं, हमारे मकान की स्थिति है, दरवाजे खिड़की वगैरह हैं, ये हमारे भौतिक वातावरण में आते हैं। और यदि भौतिक वातावरण अच्छा रहता है तो पढ़ने में मन भी अच्छा लगता है। अच्छी हरियाली है, अच्छी शांत माहौल है, ठंडी हवा चल रही है तो पढ़ने में मन अच्छा लगता है, तो हमारा अधिगम भी अच्छा रहता है। और अच्छा वातावरण नहीं है तो अधिगम कम होता है। विद्यालय का वातावरण, यदि विद्यालय का वातावरण पढ़ाई का है, अनुशासन का है, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं अध्यापक, तो वहाँ के विद्यार्थी अच्छा अधिगम कर पाएंगे। और यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। अगला देखिए परिवार का वातावरण। यदि परिवार का वातावरण अच्छा है तो बालक घर पे अच्छा अध्ययन कर पाएगा, और यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगेगा और वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये रहा अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक संबंधी बिंदु। इसको हमने कंप्लीट किया। आप इनको एक बार पढ़ें, इनको समझें। इनको तो केवल आपको याद रखना है, इनको समझना है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अधिगम लगभग समाप्त हुआ। संडे को इसका टेस्ट है, टेस्ट दें। और जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करने वाले हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप से टेस्ट प्राप्त कर लें, या पर्सनल मैसेज द्वारा भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। निसंकोच आप कर सकते हैं, हमसे उपलब्ध करवा देंगे टेस्ट, और इनको सॉल्व करें। मैं फिर कर रहा हूँ, विद्यार्थी इस चक्कर में ना रहें कि इजी विषय है शिक्षण अभिक्षमता। अब पेपर बनाने का तरीका बदल गया। पहले ऑप्शन होते थे 0 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। अब साइकोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर फिक्स होता है, और वो क्वेश्चन इन टॉपिकों को पढ़े बिना नहीं आएंगे। तो इनको कंप्लीट रखें। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।